तो ध्यान दो बच्चों, फिजिक्स के आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार चैप्टर एक्सरसाइज 4 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है बच्चों मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से बच्चों समझोगे। वैसे चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इसलिए ध्यान देना। थोड़ा शुरुआत में आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, पूरा डिटेल इसमें हम तुम लोगों को बातों को सिखाएंगे। आने वाले कुछ वीडियोज में तुम्हें इसके कॉन्सेप्ट साफ हो जाएंगे। इसके पहले जो जो चैप्टर्स हम अपलोड किए हैं वीडियो, सबको कंप्लीट करो, रिवाइज करो, मिले हुए टाइम का बेनिफिट उठाओ। तो ध्यान दो, सबसे पहले इस पर एक एक्सपेरिमेंट होता है। साइंटिस्ट का नाम है ऑर्स्टर्ड। ऑर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो ध्यान दो बच्चों। यह चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए और थ्योरी के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर है। अगर +2 लेवल पर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर जिस बच्चा का अच्छा होता है उसको अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, इसलिए ध्यान से समझो। इसके बाद जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म और मैटर, उसमें कुछ सिलेबस कट कर दिया गया है नया सिलेबस में। लेकिन इस चैप्टर में मात्र एक टॉपिक हटाया गया है, उस टॉपिक के बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दो, एक करंट कैरिंग वायर है। देखो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जो होता है, कैरिंग वायर जो होता है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बहुत अजीब लग रहा होगा यह लाइन कि जिसमें करंट बह रहा है उसमें चार्ज नहीं है, तो नेट चार्ज 0 होता है बच्चों। जितना भी माइनस क्रिएट होता है करंट बहने के दौरान, उसी के अंदर कंडक्टर के अंदर प्लस भी होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जितना माइनस क्रिएट होकर बहता है, उस माइनस के कारण प्लस भी क्रिएट हो जाता है, तो नेट चार्ज 0 होता है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिकली करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। नेट चार्ज क्या होता है बच्चों, 0 होता है। यहां पर एक हम मैग्नेटिक कंपास कहो या मैग्नेटिक नीडल कहो, चुंबकीय सुई, मतलब मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास कहो रखते हैं। इफ नो current flows through wire, there is no deflection of magnetic needle. मैग्नेटिक नीडल का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन हम लिख रहे हैं। इफ करंट फ्लोज थ्रू वायर से जब हम करंट बहाते हैं, किसी वायर से जब हम करंट बहाते हैं, देन इफ करंट फ्लोज थ्रू वायर, देन देयर इज डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। एक चुंबकीय सुई है, एक मैग्नेटिक नीडल है, वह एक वायर के करीब रख दिया गया है। जब कोई करंट नहीं बहा तो नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जब करंट वायर से बहा तो नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। इफ, ध्यान देना बच्चों, इफ करंट इंक्रीजेज, अगर करंट बढ़ाते हैं, अगर जो करंट है इसमें उसका वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इंक्रीजेज। If direction of current changes, if direction of current changes, अगर करंट के डायरेक्शन को बदलते हैं, then deflection of needle deflection, direction of deflection of needle,
डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल रिवर्सेज। मान लो पहले इधर डिफ्लेक्ट होता था, तब इधर हो जाएगा। तो यह ओस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट हैं, वह एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन को वह लिख देते हैं कि जब एक करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल रखा जाता है, तो वायर से जब कोई करंट नहीं बहता है तो नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब वायर से करंट बहता है तो नीडल रिफ्लेक्ट हो जाता है। जब करंट बढ़ाते हैं तो नीडल ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। जब करंट अपोजिट बहाते हैं तो नीडल अपोजिट डिफ्लेक्ट होता है। इन सब कथनों से, इन सब स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि नीडल, देखो मैग्नेट को घसकाने के लिए, घुमाने के लिए, मैग्नेट में साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, आगे डिटेल मैग्नेट भी पढ़ना है, ध्यान देना बच्चों। अब यहाँ पर मैग्नेट को घसकाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का आवश्यकता पड़ेगा, और मैग्नेटिक फोर्स कौन देगा? चुंबकीय बल कौन देगा? तो करंट कैरिंग वायर देगा। यानी कि वायर जो है वह क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। यहां से एक स्टेटमेंट आता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक हम जो फील्ड के बारे में जान रहे थे, वह तो एक अर्थ के कारण, मास के कारण जो फील्ड जानते थे, वह नाम था बच्चों क्या? तो ग्रेविटेशनल फील्ड। जब चार्ज के बारे में जब हम पढ़े, तो चार्ज के कारण जो फील्ड आया उसे हम नाम दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं, नया फील्ड पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इसी से आगे हम लोग मैग्नेटिज्म तक पहुंच जाएंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट से यह ऑब्जर्वेशन निकाल कर लाया गया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के क्षेत्रों में, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर अलग अलग साइंटिस्ट इस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में हमें बताएं। पहले इन बातों को बच्चों नोट करो। उम्मीद करते हैं इसमें सब बात समझ गए होंगे। वायर है, करंट बहा, नीडल घूम गया, ज्यादा करंट बहा, ज्यादा घूम गया, उल्टा करंट बहा, उल्टा घूम गया। मैग्नेटिक नीडल को कौन घुमा सकता है? तो मैग्नेटिक फील्ड घुमा सकता है। इससे सीखने को मिला कि करंट ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, जिसके कारण मैग्नेटिक नीडल घूमा। तो ओस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट अपना एक एक्सपेरिमेंट करके बाबू एक शानदार स्टेटमेंट पास करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के क्षेत्रों में, कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अब डायरेक्शन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बात की है। डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, इसके बारे में बात किया गया। तो ध्यान देना बढ़िया से। पहला बात बताया गया बच्चों एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल डायरेक्शन देने के लिए, यह सब स्कूल एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए बस हम इसको लिख रहे हैं। ध्यान देना, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, एक स्विमर जो है, तैराक है स्विमर, वह इसी डायरेक्शन में तैर रहा है जिधर करंट बह रहा है, ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हैं। इफ ए स्विमर swims in the direction of इलेक्ट्रिक करंट, अगर कोई स्विमर, अगर कोई तैराक
इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में तैरता है। इफ ए स्विमर स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के दौरान यह सब रूल नहीं चलता है, यह सब केवल स्कूल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग लिख रहे हैं। जैसे कोई तैराक ऐसे ऐसे तैर रहा है, समझो ऐसे ऐसे तैर रहा है, तो ऐसे तैर रहा है तो जो उसका लेफ्ट हैंड जैसे चलेगा वही डायरेक्शन, हर जगह का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर कोई तैराक करंट के डायरेक्शन में, अगर कोई स्विमर करंट के डायरेक्शन में तैर रहा है तो जैसे जैसे उसका लेफ्ट हैंड चलता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वह डायरेक्शन बताता है। दूसरा है बच्चों, दूसरा है राइट हैंड रूल। देखो, इफ ए करंट कैरिंग wire is hold in right hand such that thumb gives direction of electric current, then curled finger gives direction of produced मैग्नेटिक फील्ड। बात को समझना, मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, इसको हम अपने राइट हैंड से पकड़ लिए, थंब मेरा करंट का डायरेक्शन दिया, तो उंगली जिधर मुड़ रहा है तो इधर मुड़ रहा है, इधर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। जैसे जैसे उंगली मुड़ रहा है यहाँ पे इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर हम ऐसे पकड़े तो यहाँ पे इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इधर की ओर ऐसे पकड़े तो हाथ मेरा मुड़ा हुआ उंगली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। देखो बच्चों, यह करंट कैरिंग वायर ऐसे पकड़ लिए, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे उंगली मुड़ रहा है वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्लेस पे अंदर होगा, ऐसे होगा अंदर, इस प्लेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड वायर की साइड अंदर मैग्नेटिक फील्ड देगा और वायर की साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और बताया गया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर एक अपने आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। यह ऑस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं, लेकिन वह जो है उसका डायरेक्शन कैसे देखा जाए इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोग मेहनत कर करके अपना रूल लिखते हैं। अब स्कूल एग्जामिनेशन में आ जाएगा कि राइट एम्पियर स्विमिंग रूल, तो लिखोगे कि अगर एक स्विमर करंट के डायरेक्शन में तैर रहा है और तो उसका लेफ्ट हैंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अगर किसी करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड में पकड़ लें तो उसका मुड़ा अंगूठा थंब करंट का डायरेक्शन बताएगा, तो मुड़ा हुआ उंगली प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इसको बच्चों याद कर लेना और इसके बाद रूल जो है ना वह हम अलग अलग रूल्स तुम्हें सिखाएंगे अभी डायरेक्शन देखने का। अभी फिलहाल नॉर्मल से तरीका से तुम्हें रूल बस पकड़ लेना है क्या क्या हम लिखे हैं। ध्यान से मेहनत से बस चीजों को तुमको समझते जाना है अभी फिलहाल। अब ध्यान दो कि अगर हम बताएं बच्चों कि तीसरा है स्क्रू रूल। इफ ए स्क्रू is rotated such that tip of screw
tip of screw shifts in the direction of current, then direction of rotation of screw gives direction of produced magnetic field। यह सब बस एक छोटा छोटा नोट्स पॉइंट है जो तुम लोग को याद कर लेना है। असली इसके बाद ही मैग्नेट स्टार्ट होगा, वह आज के क्लास में ही स्टार्ट हो जाएगा। एक स्क्रू है, स्क्रू को हम इसे से घुमा रहे हैं, तो टिप करंट के डायरेक्शन में ऊपर शिफ्ट हो रहा है, करंट ऊपर बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे घुमाएंगे स्क्रू को, वही घुमाना जो है वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यह देखने के लिए रूल्स नहीं है, एग्जाम में मार्क्स पाने के लिए रूल है। सच्चाई बात कर रहे हैं। सच्चाई बात यह है कि यह सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं, लिखने के लिए इसे नोट कर लेना, याद कर लेना कि अगर ऑस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट बताएं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीका से दिए, जिसमें एक साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर करंट के डायरेक्शन में एक तैराक तैरता है, अगर एक स्विमर करंट के डायरेक्शन में स्विम करता है, तो उसका लेफ्ट हैंड जैसे जैसे घूमेगा वही करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर को पकड़ लो और थंब करंट का डायरेक्शन देगा, तो मुड़ा हुआ उंगली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। फिर उसके बाद हमें सिखाया गया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, एक स्क्रू को ऐसे रोटेट किया जाए कि जो टिप है स्क्रू का, टिप है वह करंट के डायरेक्शन में शिफ्ट हो, तो जो घुमाने का डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब यहां से पढ़ाई हम शुरुआत करते हैं। देखो एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज है रिस्ट में, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, बात अब समझना, अब यहीं से पढ़ाई शुरू होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है, तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई करंट कैरिंग वायर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाता है। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है, कोई भी करंट कैरिंग वायर कोई चार्ज वाला फोर्स नहीं लगाता है। काहे नहीं लगाता है? क्योंकि जितना भी प्लस चार्ज है उतना ही माइनस भी है, तो प्लस माइनस मिल के भाई जीरो है, तो चार्ज वाला कोई फोर्स नहीं लगाता है, तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है। एक चार्ज था रेस्ट में, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, यह बच्चों रुका रह गया। अब क्या किया गया कि करंट कैरिंग वायर था, यहाँ पे क्यू चार्ज लिए, उसको भी वेलोसिटी दिए, तो यह वायर की तरफ अट्रैक्ट होने लगा या दूर होने लगा, मतलब इस पे फोर्स लगने लगा, ठीक है। इफ चार्ज पार्टिकल हैज some velocity, then it feels force, then force acts on charge, चार्ज पर फोर्स लगा, लेकिन वह इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा नहीं, क्योंकि यह भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो देता नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके हम जाने कि करंट कैरिंग वायर के पास एक और फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एक और फील्ड होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज। तो अभी तक तो दुनिया एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पे चल रहा है धीरे धीरे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर के पास नेट चार्ज जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो होने के कारण वह चार्ज वाला फोर्स नहीं लगा रहा है, तो चार्ज वहां रख दिए तो रुका हुआ रह गया। अगर फोर्स लगाता तो भाई खींचता धकेलता कुछ भी करता। अब यहाँ पे वो चार्ज लिए, उसको वेलोसिटी दिए,
तो हम देखें कि इसमें फोर्स लगने लगा, मतलब अगर फोर्स नहीं लगता तो सीधे इस रास्ता पे जाना चाहिए था, जबकि इस रास्ता पे ना जाकर वो इधर चलने लगा। यानी कि चार्ज पार्टिकल को अगर वेलोसिटी मिला तो उसमें फोर्स लगने लगा, और वह फोर्स कौन था? तो मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता नहीं है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता नहीं है, क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये भी एक्सपेरिमेंट करके जाने तो बड़ी अजीब लगा। अजीब यह था कि रुका हुआ चार्ज पर फोर्स नहीं लगा और चलता हुआ चार्ज पर फोर्स लगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स भाई बंटवारा नहीं करता है, चार्ज रुकल है चाहे चल रहा है सब पे फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स रुके हुए चार्ज पर भी फोर्स लगाता है और चलते हुए चार्ज पर भी फोर्स लगाता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स रुके हुए चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज पर फोर्स नहीं लगवाता है, मूविंग चार्ज पर फोर्स लगवाता है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात आया कि मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट एक्ट, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स जो है V बराबर 0 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, यह बात हम जाने। पर रेस्ट चार्ज पार्टिकल पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा और मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगा, इसीलिए इस चैप्टर का नाम हुआ मूविंग चार्जेज। चार्ज चलेगा तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यह एक्सपेरिमेंट करके हम लोग जाने। अब इस एक्सपेरिमेंट करके हम लोग और भी बहुत सारी चीज को जानेंगे, समझेंगे। अब यह करंट कैरिंग वायर के कारण आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो यहाँ पे चलते हुए चार्जों पर फोर्स लगाया, ठीक है। हटाते हैं इसको बच्चों, ध्यान दो, नोट बनाते जाना है, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाते जाना, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बातों को बढ़ाए और आगे बातों को समझाए तो ध्यान पूर्वक मेहनत से सभी चीजों को देखना, समझना, सुनना, सीखना। ध्यान दो। तो अब यहां से आगे बातों को बढ़ाए तो कोई चार्ज है Q, उसके पास एक वेलोसिटी है V, वेलोसिटी है V। मान लो स्पेस में उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है B। मैग्नेटिक फील्ड को जनरली B से डिनोट किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट जो होता है टेस्ला होता है, टेस्ला T से लिखते हैं, या इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी हम लोग बोलते हैं। टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। आगे बातों को धीरे धीरे करके हम तुम लोग को समझा रहे हैं। अब यहां से आगे बात बढ़ाएं तो मैग्नेटिक फील्ड B है, तो देखा गया ऑब्जर्वेशन कि वेलोसिटी 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ रहा है। ऑब्जर्वेशन करके देख रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा एक ऑब्जर्वेशन देखें कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएं तो भी फोर्स बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ाएंगे? तो वायर में करंट बढ़ा देंगे। वायर में करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, फोर्स भी बढ़ गया, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे ध्यान दो, एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक ना। तो देखें कि एक खास डायरेक्शन में मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, एक खास डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मैंने ऐसा देखा गया, ऑब्जर्वेशन किया गया कि इफ ए चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक दिया गया, देन नो फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज,
कोई फोर्स चार्ज पर नहीं लगा। तो इससे कॉन्सेप्ट आया कि एक्चुअली अगर हम थीटा जो है, यह सब देखो, थीटा जो है एंगल बिटवीन v साइन थीटा, थीटा जो है एंगल है वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो v साइन थीटा का वैल्यू बढ़ाते थे तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता था, v साइन थीटा का वैल्यू घटाते थे तो मैग्नेटिक फोर्स घट जाता था चार्ज पर। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वह v पर डिपेंड नहीं करता था, v साइन थीटा पर डिपेंड करता था। यह एक्सपेरिमेंटली हम बात जाने, यह सब बात हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगा रहे हैं, करंट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, चार्ज पर लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे v साइन थीटा बढ़ा रहे हैं, चार्ज पर लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ा रहे हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहा है। तो इन सब एक्सपेरिमेंट से कोई भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूविंग चार्जों पर फोर्स लगता है। यह एक्सपेरिमेंटली हम जाने, मूविंग चार्जों पर जो फोर्स लगता है उससे यह पता चला कि जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना v साइन थीटा ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इन सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम मैग्नेटिक फोर्स का एक फार्मूला ले आए। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज गिवन बाय F बराबर QVB साइन थीटा। जहां Q क्या है तो चार्ज है, V क्या है तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, B क्या है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो यही तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली फार्मूला आ गया। चार्ज बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा। यह सब करके एक्सपेरिमेंट करके फार्मूला ला दिया गया। अगर वेलोसिटी 0 होगा तो यहां से फोर्स भी 0 हो गया। अगर थीटा 0 हो गया माने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एंगल नहीं रहा, सेम डायरेक्शन में रहा, तो भी फोर्स 0 हो गया। तो यह एक्सपेरिमेंटली, इस चार्ट को समझो बच्चों। कोई भी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है और उस फोर्स का यह फार्मूला होता है। और कैसे लाएं तो एक्सपेरिमेंट से लाएं, याद कर लेना। हटाएं इसे, हटाते हैं इसको, ध्यान दो बाबू। इसको आगे बढ़ाए, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर, तो याद करो एक टर्म जानते होगे, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा इन कैप। यानी कि F वेक्टर बराबर होता है QV क्रॉस B। F वेक्टर बराबर क्या होता है तो QV क्रॉस B। तो फोर्स जो होता है इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स जो होता है वह वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वह मैग्नेटिक फील्ड पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर भी हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यह, इस बात को जरूर बढ़िया से समझना होगा। कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है और वह मूविंग चार्जों पर फोर्स लगाता है, जिसका फार्मूला QVB साइन थीटा होता है। जहां Q चार्ज है, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड और थीटा V और B के बीच का एंगल होता है। फोर्स जो लगता है वह वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होता है, माने जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो वेलोसिटी को कभी बढ़ाएगा या घटाएगा नहीं, केवल डायरेक्शन चेंज करेगा।
यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स changes only direction of चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करता है, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताए हैं, इस बात को बच्चों ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं अब आगे, पूरे कॉन्सेप्ट को मेहनत से जब सीखोगे, सब बात ध्यान दोगे, तो देखो ध्यान दो बाबू। अगर हम बात करें कि अगर कोई मान लो मैग्नेट ऐसे डायरेक्शन देकर और मैग्नेटिक फील्ड लिख दे बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, थीटा 0 हो गया, तो फोर्स यहां निकालेंगे तो लिखेंगे क्यू भी बी साइन थीटा। थीटा 0 होने के कारण फोर्स जो है 0 होगा। अगर मान लो ऐसे अगर दे दे, मैग्नेटिक ऐसे डायरेक्शन देकर मैग्नेटिक फील्ड लिख दे बी, और चार्ज पार्टिकल क्यू इसके ऐसे आए एंटी पैरेलल, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा जब 180 डिग्री आ जाएगा तो फिर से एक फोर्स लगाएंगे क्यू भी बी साइन थीटा। थीटा 180 डिग्री साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, तो फोर्स 0 होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज को फेंकोगे तो कोई फोर्स नहीं रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज का कुछ वेलोसिटी होगा, फिर भी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यह बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्रॉस 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 ऐसे लिखकर, क्रॉस क्रॉस ऐसे लिखकर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बी लिख दे, इसका क्या मीनिंग है? इस मीनिंग को समझना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर है, अंदर की ओर। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिस प्लेन पे क्रॉस लिखे हो उसके परपेंडिकुलर हो गया, एंड इनवर्ड, और अंदर की ओर इसका डायरेक्शन है और इनवर्ड है। डॉट अगर लिखें, ध्यान देना, और इस प्रकार से डॉट लिखें, डॉट समझना बाबू ध्यान से, और डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड फिर से प्लेन पे सतह पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है लेकिन बाहर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसको तो ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन बता दिया, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। क्रॉस लिख दिया मतलब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट लिख दिया मतलब बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। डॉट लिखने का मतलब बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस लिखने का मतलब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। फिर से सुनो, डॉट लिखने का मतलब बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, और क्रॉस लिखने का मतलब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट लिखने का मतलब बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हटाएं इसे, नोट कर लेना। अगर मेरा चार्ज पार्टिकल क्यू है, पॉजिटिव मानो, भी वेलोसिटी है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इसे फोर्स किधर रहेगा? तो फोर्स बराबर होता है क्यू भी क्रॉस बी। फोर्स बराबर क्यू भी क्रॉस बी होता है। तो हम यहाँ पे ध्यान दें तो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड का यूज करते हैं। पहले कौन है? तो भी है, तो भी पर हम हाथ रखेंगे। फिर क्या है? बी, तो बी की ओर ले जाएंगे। अंगूठा किधर गया? ऊपर, यानी ऊपर फोर्स रहेगा। फोर्स इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा, समझे? क्रॉस प्रोडक्ट देखो, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ भी एंड बी। भी वेक्टर और बी वेक्टर से प्लेन बनेगा, एक सतह बनेगा, उस पे जो होगा फोर्स वह परपेंडिकुलर होगा, उस पे जो फोर्स होगा
वह परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट देखो ध्यान देना, मान लो ए क्रॉस बी अगर है ना, तो ए क्रॉस बी करने से, ए वेक्टर क्रॉस बी करने से इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी होता है। जो बच्चे वेक्टर नहीं जानते हैं वो वेक्टर चैप्टर प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट वाला सेक्शन पढ़ लेंगे। ए क्रॉस बी करने से, ए क्रॉस बी करने से मेरा ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर प्राप्त होता है। दो वेक्टर मिलकर एक प्लेन बनाते हैं, एक सतह बनाते हैं, तो उससे जब क्रॉस करते हो, ए और बी मिलकर एक प्लेन बनाते हैं, एक सतह बनाते हैं, तो जब क्रॉस करते हो तो जो वेक्टर प्राप्त होता है वह ए और बी के सतह पर परपेंडिकुलर प्राप्त होता है। नोट करो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, मेहनत से पीछे नहीं हटना है और पूरा डिटेल वीडियोज को देखना है। रिपीटेड मोड में बार बार करके देख लेना। क्या बताए हैं, मीनिंग बहुत छोटा है कि करंट कैरिंग वायर आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाता है। किसी भी करंट कैरिंग वायर के पास कोई चार्ज होगा तो करंट कैरिंग वायर के पास तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए उस चार्ज पर वायर कोई फोर्स नहीं लगाता है। मतलब करंट कैरिंग वायर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगवाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम यह जान गए कि करंट कैरिंग वायर एक नया फोर्स प्रोड्यूस करता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के कारण रुके हुए चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता है, जबकि मूविंग चार्ज पर फोर्स लगता है। यानी कि करंट कैरिंग वायर के नजदीक अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उस पर फोर्स लगेगा। अब उस चार्ज का अलग अलग वेलोसिटी किया गया, अलग अलग चार्ज का वैल्यू लिया गया, अलग अलग करंट का वैल्यू लिया गया और एक ऑब्जर्वेशन निकाल कर लाया गया कि जितना ज्यादा चार्ज था उतना ज्यादा फोर्स था, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड था उतना ज्यादा फोर्स था, जितना ज्यादा वेलोसिटी था उतना ज्यादा फोर्स था। लेकिन देखा गया कि किसी खास डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा। इससे पता लगाया गया तो v sin थीटा पर फोर्स डिपेंड किया, मतलब थीटा एंगुलर कंपोनेंट पर भी फोर्स डिपेंड किया। तो v sin थीटा q, v और b पर फोर्स डिपेंड किया। तो एक्सपेरिमेंटली और डायमेंशनली फार्मूला ऑब्टेन कर लिया गया कि फोर्स बराबर q v sin थीटा होता है। अगर कोई चार्ज q है, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू q v sin थीटा होती है। और इससे हम वेक्टर फॉर्म में आए तो फोर्स q v क्रॉस b आया। अब यहाँ पे आगे बात आते हैं, ठीक ना, ध्यान दो। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, पूरा मैग्नेट के वीडियोस देख लोगे, जेई मेंस में, नीट में क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। पूरा थ्योरी बोर्ड का किसी भी बोर्ड में दोगे, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप पे यह चैप्टर तुम्हें पढ़ाया जाएगा, बस तुम्हें मेहनत करते रहना है। ध्यान दो बच्चों, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान दो बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है Q और B मैग्नेटिक फील्ड है। इसको चार्ज पार्टिकल को V वेलोसिटी दे दिए, ठीक। तो वेलोसिटी है V और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। क्रॉस का मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। दिख रहा है तुम लोग को, ऐसे देखो, ऐसे कर दिए। चार्ज वेलोसिटी है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स का वैल्यू QV क्रॉस B होता है, ठीक है। तो QV इधर और B इधर, तो QV क्रॉस B, फोर्स किधर रहेगा, इधर। वेलोसिटी है इधर, अब मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो फोर्स परपेंडिकुलर होने के कारण इधर रहेगा। तो फोर्स इधर रहेगा तो घुमा के इसे घुमाते रहेगा,
और सर्कुलर पाथ करवा देगा। इस बात को समझा रहे हैं, थोड़ा देर ध्यान दें। इफ ए चार्ज पार्टिकल Q be projected in uniform perpendicular magnetic field B with velocity v, यदि कोई चार्ज पार्टिकल Q को B मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है v वेलोसिटी से, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि वेलोसिटी है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ठीक, तो 90 डिग्री हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्या आया? मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्या आया? QVB साइन थीटा, थीटा की जगह यहां 90 डिग्री लिख दिए, फोर्स आ गया QVB। यह जो फोर्स होगा वह वेलोसिटी पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक बात आप समझो, इफ फोर्स जो है हम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऐसे भी आया, वेलोसिटी ऐसे भी आया तो फोर्स ऐसे आया, वेलोसिटी ऐसे आया तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर ऐसे आया, मतलब वेलोसिटी का हमेशा परपेंडिकुलर में फोर्स लगा। वेलोसिटी ऐसे रहा, फोर्स ऐसे रहा, वेलोसिटी ऐसे रहा, फोर्स ऐसे रहा। मतलब फोर्स क्या करेगा तो हमेशा वेलोसिटी को घुमाते रहेगा, हमेशा इसको घुमाते रहेगा, ऐसे ऐसे घुमाते रहेगा। वेलोसिटी है ऐसे, फोर्स है ऐसे, तो घूमेगा और हमेशा घुमाते घुमाते हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देन मोशन ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर। मोशन पार्टिकल का क्या होगा? सर्कुलर। यह पॉइंट याद रखना, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पार्टिकल का जो मोशन होगा वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। देखो समझो, कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब कहीं से वह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ होगा या मैग्नेट लगा के तार लगा के उत्पन्न किया गया, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा बराबर दिया है सब जगह, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है कि प्लेन के अंदर है। अब एक चार्ज पार्टिकल हम लिए, उसको v वेलोसिटी दी है, तो यदि किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी दोगे तो उसमें फोर्स लगेगा। फोर्स का वैल्यू हम निकाल लिए, लेकिन आगे स्टेटमेंट देखें कि फोर्स जो है ना वह वेलोसिटी का हमेशा परपेंडिकुलर आ रहा है। फोर्स जो आ रहा है वह वेलोसिटी का हमेशा परपेंडिकुलर आ रहा है, इसलिए मोशन हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और मैग्नेटिक फोर्स बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, समझना बाबू। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स, देखो कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है तो उसमें सेंटर की ओर फोर्स चाहिए ही चाहिए, और कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है तो उसमें सेंटर की ओर फोर्स चाहिए ही चाहिए, और वह फोर्स जो होता है वह इसको घुमाने के लिए उत्तरदायी होता है। गोल गोल सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए यही फोर्स उत्तरदायी होता है, यानी यही फोर्स उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। इसलिए ध्यान देना, बढ़िया से मेहनत से बस समझते जाना है बाबू, ध्यान दो। यही जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स किसका काम करेगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा।
मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, जहां m जो है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल हो गया, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल हो गया m, r जो हो गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, v से v कट गया तो r बराबर आ गया mv/qv। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब बोर्ड एग्जामिनेशन में और कंपटीशन में जो फॉर्मूला हम निकालते जाएंगे ना, उसको सीखते जाना है कि रेडियस, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इसमें ध्यान देंगे इस पैटर्न में कि वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी बढ़ेगा। माने वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल को बढ़ाओगे तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी बढ़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो बड़ा रेडियस में घूमेगा, छोटा करेंगे तो छोटा रेडियस में घूमेगा। जितना वेलोसिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेडियस इसका बढ़ जाएगा। वेलोसिटी को दोगुना कर देंगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, यह बात ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, पॉइंट यह है कि कितना देर में एक चक्कर पूरा करेगा, क्योंकि मोशन तो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड क्या होगा, तो एक चक्कर पूरा करने में 2πr लेंथ चलेगा बाई v होगा। टाइम पीरियड जो t होगा वह क्या होगा, एक चक्कर में कितना लेंथ घूमा, तो 2πr/v। तो टाइम पीरियड t लिख देंगे 2π, r की जगह लिख देंगे mv/qv और बाई v लिख देंगे। v कट गया, टाइम पीरियड आ गया 2πm/qv आया। ठीक, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं किया, मतलब वेलोसिटी टाइम पीरियड, पहले फ्रीक्वेंसी एक निकाल लेते हैं, जो भी टोटल एक्सप्रेशन है सब बता देते हैं बच्चों। qv/2πm, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन does not depend upon velocity of charged particle। चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। मतलब वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा, फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बढ़िया से मेहनत से इस कॉन्सेप्ट को बच्चों समझ लेना कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करोगे, उसका मोशन सर्कुलर होगा, रेडियस, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। बोर्ड में बहुत पूछता है यह एक्सप्रेशन, इसलिए इसमें सब बात जानना जरूरी है और इसमें जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वह कॉन्सेप्ट तुम्हें कंपटीशन में काम देगा। ठीक है, हटाते हैं इसको। ध्यान दो बच्चों, मेहनत से सब कुछ तुम पा सकते हो, बस तुम्हें मेहनत करना है। छोटे छोटे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। क्या क्या सवाल होगा देखो, एक यूनिफॉर्म, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड B है, प्रोटॉन लिया गया, प्रोटॉन V वेलोसिटी दिया गया। इसी मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल लिया गया, मैग्नेटिक फील्ड B है, अल्फा पार्टिकल लिया गया, उसको भी वेलोसिटी V दिया गया। रेडियस रेशियो बताना है। प्रोटॉन का कुछ सर्कुलर में होगा, अल्फा पार्टिकल का कुछ होगा, दोनों का हमें रेडियस बताना है, रेडियस रेशियो। तो रेडियस प्रोटॉन का होगा mv/qv, mv चार्ज की जगह e और v। अल्फा पार्टिकल का लिखोगे तो उसका मास प्रोटॉन का 4 गुना होता है,
अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। वेलोसिटी तो दोनों का सेम दिया है। अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम दिया है 2mb/ev। डिवाइड कर दो, प्रोटॉन का रेडियस और अल्फा पार्टिकल का रेडियस पूछ रहा था, तो mb/ev और 2mb/ev कैंसिल करो, 1/2 आ गया। तो कोई बहुत ही हेवी टॉपिक नहीं था, थोड़ा मेहनत करते तो इसको सीख जाते। बहुत ही मेहनत से हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को बच्चों सीखना है, तो ही तुम इस सब चीजों में आगे बढ़ सकते हो। पूरा मेहनत से पूरा वीडियोज को कंप्लीट करो, बहुत ही शानदार मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगा। और सब बात को नोट करते जा रहे हो और पढ़ते जा रहे हो। अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ नहीं। वेलोसिटी अगर हम लोग डबल करेंगे तो रेडियस क्या होगा, तो डबल हो जाएगा। तो इस पे अब आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। आज के क्लास को बहुत ही फील के साथ 2-3 बार देखकर कंप्लीट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जी जान लगा के मेहनत करते रहो बाबू।